अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर सामा फ्राम चैनल यूथ अकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो अप करें और उर्दू के अंदर हम 90+ मार्क्स ले सकें। मैं गारंटी इस चीज़ की देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को A to Z देख लेते हो और मैं गारंटी देता हूँ कि उसके बाद आप किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी गाइडेंस की उसके बाद किसी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स ले लोगे। आपने सिर्फ वीडियो को देखना है, फॉलो करना है और देन आपका कमेंट बॉक्स ओपन है। आप बता सकते हो भाई कमेंट में कि वीडियो अच्छी लगी है, मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, सर ने सही नहीं बताया। आप सबके पास ऑप्शन है। लेकिन वीडियो A to Z देखनी है। जो जो आपको चीज़ें चाहिए अच्छे नंबर लेने के लिए वो सारी मैं बता दूंगा इसके अंदर। और इंशाल्लाह थोड़ी सी लेंथी वीडियो होगी, लेकिन ये कि आपको जो है ना इसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इसमें है क्या क्या वो देख लें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। पेपर प्रेजेंटेशन, पेपर कैसे करना है, मार्कर कैसे यूज़ करनी है, नंबर 3 कोटेशन और पोइट्री कैसे याद करनी है, मैं ये भी बताऊँगा इंशाल्लाह आपको। आइडियल लेंथ कितनी होनी चाहिए हर आंसर की, सर खुलासा कितने पेजेस का होना चाहिए, सर जी तशरीह कितने पेजेस की होनी चाहिए, सर नज़्म का खुलासा, सर जी तलखीस, सर हमें बता दें हमारी दरख्वास्त की लेंथ कितनी होनी चाहिए। हर चीज़ बताऊंगा। सीक्वेंस में क्या आ जाएगा, पहले कौन सी पेपर में चीज़ करनी है, उसके बाद क्या चीज़ हल करनी टाइम के लिए, उसके बाद ऐसे सबसे पहले हमने कौन सा हल करना है, खुलासा करना है, तलखीस करनी है, क्या करना है पेपर में। नंबर 6 टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ा फॉल्ट। टॉपर्स हवा निकल जानी है। सिंपल सी बात है भाई, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं। 100 मार्क्स का पेपर है और बच्चे अब जो साइंस सब्जेक्ट्स के पेपर हो चुके हैं 100 में से 61, 62, 58, 54 एवरेज। टॉपर्स के नंबर एवरेज होते हैं इतने, मतलब 61, 62, 63, 65, 74, 73, इससे ज़्यादा वो ले ही नहीं सकते। ये चीज़ें टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा मैं आपको, सीक्वेंस बताऊंगा, लेंथ बताऊंगा, हर क्वेश्चन कितनी होनी चाहिए, कोटेशंस कैसे ऐड कर ली, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को आपने देखना है A to Z। इसके बाद मैं टिप्स आपको दूंगा कुछ ना कुछ, आपने उनको भी फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो अप करोगे तो अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। बेटा एक चीज़ आप याद रख लो, अभी आपके जो साइंस सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या कोई भी हैं, अभी आपके हाफ पेपर्स हुए हैं। मतलब हाफ का मतलब क्या है कि आपके 250 मार्क्स के पेपर हो चुके हैं। अभी आपके 250 मार्क्स मतलब आधे पेपर पड़े हुए। इंग्लिश 100 नंबर की, उर्दू 100 नंबर की और IAS 50 नंबर की। 250 नंबर अभी पड़ा हुआ, 250 नंबर के पेपर हुए। और एक चीज मैं आपको सबसे मेन बताता हूँ वो ये कि आपने कभी सुना होगा यार तेरे नंबर कितने ज्यादा आ गए, तेरे 450 कैसे आ गए। मैं बताता हूँ कैसे आते हैं भाई। वो इन 3 बुक्स में 250 में से 220, 230 ले लेता है। इंग्लिश में नंबर कम होते नहीं है, 90+ आते हैं, क्योंकि उसमें ग्रामर और बाकी मिस्टेक ना हो। उसके बाद उर्दू जो है ना, उसमें भी उसने कोशिश करके इस तरीके से टिप्स लेके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। IAS में उसके 48, 49 आ जाते हैं। इधर से वो 230 ले रहा होता है, उधर से वो 200 ले लेता है 250 में से। 10, 15 नंबर तीनों बुक्स में, 15 भी अगर कम करे वो 70 भी ले तीनों बुक्स में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से, तो वहाँ से उसके बनते हैं मतलब 200 बनता है, 250 इधर, 220, 30 इधर से, सो उसका 420, 30 आसानी के साथ। मतलब बात ये कि आपने इस बुक में जान माननी। और ये ऐसी बुक है ना, इसी ने डिफरेंस करना है टॉपर में और एवरेज में। सिर्फ इसी बुक ने जो डिफरेंस करना होता है, उर्दू नहीं। टॉपर जो होता है, जहाँ या कह लें कि जिस बच्चे के नंबर ज़्यादा आने होते हैं वो उसके नंबर आ रहे होते हैं इसमें 85, 89, 88, 91, 92। और जिसके नंबर कम आने होते हैं उसके नंबर आ रहे होते हैं यहाँ पर कह लें कि 65, 62, 64, इस तरीके से उनके नंबर्स आ रहे होते हैं। डिपेंड करता है कि आपने इस बुक को कैसे लेके चला है। आपने इसको आसान समझा है या आपने वाकई ही मेहनत की इसमें और अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश की है। बहरहाल ये चीज़ें हैं साथ, इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 पे आपके आ जाती है पेपर प्रेजेंटेशन। तो बेटा सिंपल सी बात है कि जो अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो आप ये चीज़ याद रख लें कि
बहुत ज़्यादा स्टूडेंट टॉपर्स भी, उनकी भी उर्दू की राइटिंग अच्छी नहीं होती, या एवरेज की उर्दू की राइटिंग अच्छी नहीं होती, उनके नंबर कम आ जाते हैं। इसके बाद है, अगर आप बेटा अच्छे तरीके से तैयारी करो तो आप 90+ मार्क्स जो ना ले सकते हो उर्दू में आसानी के साथ। आपकी पेपर की लेआउट अच्छी होनी चाहिए, सीक्वेंस अच्छा होना चाहिए, मार्कर का इस्तेमाल होना चाहिए, सेक्शन डिवीजन होनी चाहिए, मतलब अच्छे से आपने पेपर किया हो ताकि पेपर चेक कर जो एक दफ़ा हैरान हो जाए। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, मतलब शाइनिंग स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते उर्दू में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पेपर को हल कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हर सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। और ये है क्या, देख लें। नंबर 1 पे आ जाता है आपका, नंबर 2 पे आ जाता है कि कैसे हमने मार्कर को इस्तेमाल करना है पेपर प्रेजेंटेशन के अंदर। मार्कर आपकी ब्लू भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। प्रैक्टिस पहले से की होनी चाहिए, 10 मिनट प्रैक्टिस कर लो, मार्कर की इनफ है पेपर से पहले। आप आज कर लें, कल कर लें। और अच्छी लेआउट देनी चाहिए पेपर को। लेआउट समझते हो, मतलब उसको अच्छे तरीके से फैसिनेट करना चाहिए, चेक, ताकि चेकर जो है ना वो अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन का पता चल सके। मिसाल देता हूँ कि आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ है, उसको अच्छे तरीके से लेआउट दो कि फिर प्रॉपर पता चल जाए कि यहाँ पर क्वेश्चन 1 खत्म हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो रहा है। लेआउट का मतलब ये है, ठीक है। कट टिप मार्कर हमने यूज़ करनी, कट वाली जो होती है, ठीक है। उसमें आपके जो पेपर की प्रेजेंटेशन है उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी, मतलब अच्छा पेपर लगेगा। उसके बाद इसमें करना क्या है कि आपने मार्कर से क्वेश्चंस देने हैं, डिवीजन लाइंस लगानी है, हेडिंग और सब हेडिंग देनी है, वर्सेस मतलब अशार लिखने हैं मार्कर के साथ ही, और ड्रा मार्जिन लाइंस भी इसी के साथ अगर नेसेसरी हो तो। अगर आपको लगता है कि मैंने मार्जिन लाइन लगानी तो लगा लें, नहीं तो ना सही। क्वेश्चन भी लिखने मार्कर के साथ, डिवीजन लाइंस भी लगानी। डिवीजन लाइंस मतलब जो नीचे लाइनें होती हैं क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद नीचे 2 लाइन लगाते हैं वो। उसके बाद हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिखनी। हेडिंग सब हेडिंग क्या है ये देखें, खुलासा नवीसी आपकी हेडिंग है, और जो नज़म का खुलासा है वो सब हेडिंग है, उन्वान नज़म का उन्वान सब हेडिंग है। तो हेडिंग भी देनी है और सब हेडिंग्स भी देनी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका आंसर क्वेश्चन पेपर जो अच्छा लगेगा। तो इसके बगैर भाई गुजारा नहीं है। और आपके सामने है ये चीज़ मेन, क्या कि खुलासा नवीसी के बाद लाइन छोड़ी हुई है, उस लाइन के नीचे लिखा हुआ नज़म का खुलासा, फिर एक लाइन छोड़ी हुई है, उसके नीचे क्या लिखा नज़म का उन्वान, फिर एक लाइन छोड़ी हुई है, फिर क्या लिखा है शायर का नाम। इस तरीके से आपने लाइनें छोड़नी। और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर सवाल नंबर होगा, सवाल नंबर 3, 4 जो भी होगा। बहरहाल बात करने का मकसद यहाँ पर यह है कि लाइनें छोड़नी है एक भाई, ये लाइनें छोड़नी है। आप पेपर के मालिक हो, आप किसी भी तरीके से पेपर को हल कर सकते हो, आप जिस तरीके से मर्जी पेपर को हल कर सकते हो। इसके बाद आपने हेडिंग सब हेडिंग देनी है। इस तरीके से आपका पेपर जो है ना साफ लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। और में हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को आपने ज़रूर मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करना। कैसे करना है, अंडरलाइन करके, ठीक है। या फिर आप कह लो कि जो आपकी मेन हेडिंग है उसको सेंट्रलाइज कर दो, मतलब ये जो आपकी मेन हेडिंग है खुलासा नवीसी सेंटर में, और जो सब हेडिंग है वो साइड पे। तो अपनी मर्जी से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। देन उसके बाद क्या है, जब भी आपका क्वेश्चन एक खत्म हो जाए, ये चीज़ याद रखनी है आपने, खुलासा खत्म हो गया है, आधा पेज हुआ है, अभी नए पेज पे आपने नया क्वेश्चन शुरू करना है, उसी पेज पे क्वेश्चन शुरू नहीं करना। ये आपको मेरी तनबीह है, और आपने ऐसा नहीं करना। मतलब नए क्वेश्चन पेपर को, नए क्वेश्चन को न्यू पेज पे शुरू करना है। स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन और न्यू पेज। इससे क्या होगा कि एक तो आपका पता चल जाएगा, लेआउट बन जाएगी कि यहाँ से क्वेश्चन खत्म हो रहा है, चेकर को पता चल जाएगा मैंने यहाँ पर नंबर लगाने इस पेपर क्वेश्चन के, आगे वाले का आगे किया हुआ है, कुछ नहीं होने वाला। आपकी 5 साल लाइनें ज़ाया हो रही हैं, नो प्रॉब्लम। उसके होगा क्या, आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा, पेपर जो ना उसको पसंद करेगा, चेक करके उसका इंप्रेशन अच्छा जा रहा है। देन उसके बाद बेटा जो मेन चीज़ है, अब आप अभी तक आपको क्या चीज़ें पता चल गई हैं। नंबर 1 आपको पता चला है पेपर प्रेजेंटेशन का, नंबर 2 है मार्कर का यूज़। इसमें सारी चीज़ें मैंने बता दी हुई, और फिर आपको पता चलेगा पेपर शुरू कैसे करना है। छोड़ देनी है आपने वो पेज, अगले पेज पे चले जाना है। नेक्स्ट है बेटा आपका कोटेशंस और पोइट्री इन द आंसर। बेटा ये चीज़ मेन है। अगर आप पेपर को देखो ना, ये पेपर आपके पास है, इसमें सवाल नंबर 2 अलफ और बे दोनों जुजिस के, मतलब नज़म वाला भी और गज़ल वाला भी, इन दोनों में नंबर आप कटते हैं। मैं आपको अभी बताने लगा हूँ ये कोटेशन वाले पोर्शन में कि कैसे नंबर नहीं कटने देने। और ये भी शक व सबाक भी, ये 2 सवाल, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, ये ऐसे सवाल हैं कि सही जो मेन डिफरेंस आता है ना नंबर्स में, एक बच्चे के 480 हैं, एक के 460 है, एक के 485 हैं, एक के 450 है। वो 25-30 नंबर का, 35 नंबर का आप
फ़र्क कहाँ से आ रहा होता है? इंग्लिश उर्दू की वजह से आ रहा होता है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे पास तो बच्चे हज़ारों फिजिकली आते हैं, पढ़ते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके की सबसे बड़ी अकेडमी चला रहे हैं। हमें पता है कि कहाँ पर मिस्टेक हो रही होती है। टॉपर कहाँ से 485 490 ले जाता है, और जो थोड़ा सा लूज होता है, थोड़ा सा जिससे मेहनत नहीं की होती, उसके 450 आए होते। भाई 450 वाले ढेरों लगे हुए हैं, ढेर लगा हुआ है, 485 वाले थोड़े होते हैं। तो डिफरेंस आ रहा होता है यहाँ, ये 2 क्वेश्चंस की वजह से। तो मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चंस कैसे करने। आपने क्या करना है कि कोटेशंस ऐड करनी है और पोइट्री ऐड करनी, किस में? आंसर्स में। कैसे करनी मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने जितनी भी नज़में है ना आपकी, अभी मतलब बुक खोलनी है, हर नज़म का आपने एक साफ पेज लेना है। शीट लेने के बाद साफ शीट ले लेनी है आपने, क्लीन, बिल्कुल क्लीन, उसके ऊपर कुछ ना लिखा हो। आपने ऊपर लिखना है उसके अशार की तशरीह के हवाला जात, ये हेडिंग दे देनी है। उसके नीचे आपने लिखना है पहली जो आपकी नज़म है ना, उसका नाम, जैसे हमद है, आपने अपनी हेल्पिंग बुक से कोई से 10 हवाला जात उठा लेने हैं, कोई से 10 हवाला जात, और उन 10 हवाला जात को आप लोगों ने अपने उस पेज पे लिख लेना। अपनी मर्जी का हवाला जात आपने उठाने हैं। ऐसे ही आपने अगली नज़म का नाम लिखना है, उन्वान देना है उसका, फिर उसके हवाला जात 10 लिख लेने हैं। उसके बाद अगली के, ऐसे करने से आपने जब सारी नज़मों के हवाला जात लिख लिए, बेटा एक चीज़ याद रख लेना मेरी, अगर आपको कोई बंदा ये कह रहा है ना कि ये नज़म कर लो, इसमें से तशरीह आनी है, तो उसके मुंह पे मार दें वो तशरीह। भाई पेपर उर्दू का है, कहीं से भी तशरीह आ सकती है। जब आने ही 2 अशार हैं, कहीं से भी आ जाती है। कोई भी ऐसी नज़म नहीं है जिसमें से पेपर ना आया हो, ये मेरी बात लिख लेना। और ये फंस जाना है टॉपर, एवरेज और पुअर, जो कोई मर्जी है, वो कभी भी इस झांसे में ना आए। उर्दू का गैस नहीं होता बेटा, ये चीज़ लिख लेना। उर्दू का गैस नहीं होता, उर्दू का गैस नहीं होता। समझ आ रही ना? उर्दू का ना इंग्लिश का, कहीं से भी पेपर आ जाता होता है। मतलब पूरे सिलेबस में से पेपर आना होता तो आ जाता होता है। सो ये चीज़ें सारी आपको नज़में करनी पड़ेंगी। करनी कैसे मैं बताता हूँ, आपकी 2 घंटे में नज़में याद हो जाएंगी। कैसे? हर एक नज़म का आपने लिख लेना हवाला जात। जब आप हर नज़म का हवाला जात लिख रहे हो अच्छे तरीके से, आपने अगली नज़म का लिखना है, उससे अगली नज़म, आपके एक शीट के ऊपर सारी नज़मों के हवाला जात आ जाने। आपने अपनी मर्जी से सारी नज़मों के हवाला जात एक पेज पे लिख लेने। भाईजान आपने बुक रख देनी है साइड पे, और आपने बेटा वो जो हवाला जात आपने वहाँ पर लिखे हुए ना, सो आपने जस्ट उनको प्रिपेयर करना है, जस्ट उनके ऊपर फोकस करना है, उन्हीं के ऊपर जान मारनी, उन्हीं को ए टू ज़ेड याद करना है। 10 मिनट में आपको 2 नज़मों का हवाला जात याद हो जाएंगे। उन हवाला जात के अंदर क्या, कोटेशन के अंदर क्या क्या होगा? हदीस भी हो सकती है, उसके अंदर आपका जो ना कह लो कुरान मजीद का आयत का तर्जुमा भी हो सकता है, किसी का कौल भी हो सकता है, कोई अशार भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी अशार हो सकता है। तो इस तरीके से आपने सारी नज़मों के वो हवाला जात याद कर लेनी है। जब आप हवाला जात याद कर लोगे ना, देन आपको तशरीह करनी आसान हो जाएगी। आपने हर शेर की तशरीह के अंदर 2-2 3-3 हवाला जात देने हैं। समझ आ रही बात की? वो कैसे देने में अभी बताता हूँ, लेकिन आपने पहले मैं बता रहा हूँ याद कैसे करना है। ऐसे आप करने से आपके 1.5-2 घंटे के अंदर सारी नज़मों के हवाला जात आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। और पेपर जब आप रिवाइज करने पेपर से पहले जाओगे तो वो पेज उठाना और उसको रिवाइज कर लेना। तशरीह आएगी, उसके अंदर जब हवाला लिखते हैं ना, 7-8 लाइनें हवाला ले जाता है आसानी के साथ। एक हवाला लिखने से या एक शेर लिखने से, एक हदीस लिखने से तशरीह के अंदर आपके 7-8 लाइनें जो ना वो पूरी हो जाती हैं। मतलब बात करने का ये कि आपका पेपर लेंथी होगा। बहरहाल आपने इस तरीके से इनकी तशरीह कर लेनी। इसी तरीके से गज़लों की तशरीह, गज़लें 3 किस्म की होती हैं। नंबर 1 इश्क आश की होगी। नंबर 2 वो क्या बात करेगा, जो कहते हैं महबूब की तारीफ़ करेगा, ठीक है। और नंबर 3 या फिर गज़ल के अंदर होता है ज़िंदगी के मसाइल या मसाइब, ठीक है। जो ये 3 चीज़ें होती हैं, आपने इन तीनों चीज़ों के बारे में गज़लें उठा के वहाँ इश्क व आशिकी के ऊपर 15-20 अशार अच्छे से याद कर लो। उसके बाद ज़िंदगी के मसाइल के ऊपर 7-8-10 अशार याद कर लो। और इस तरीके से महबूब की जो है ना खूबसूरती, उसके ऊपर 10-12 अशार याद कर लो। कोई याद करना मुश्किल नहीं है भाई, 10 दफ़ा एक अक्षर को पढ़े वो याद हो जाता है। पढ़ोगे तो याद होगा। जब मुंह उठा के बैठे रहोगे कि हमसे नहीं होना, हमने नहीं किया, हमने टाइम वेस्ट कर दिया है, हमसे ये चीज़ें नहीं होने वाली, तो भाई फिर नहीं होनी। सिंपल सी बात है, फिर नहीं होनी। तो इस तरीके से आपने जब नज़म गज़ल की आपको तशरीह, यानी आप वहाँ पर वो सारे हवाले जात 5-6-4 5-6-4 आप लिख सकते हो।
हवाले याद लिखे होंगे नंबर आने, अदरवाइज समझ लो ये कि आपके 10 नंबर ये 10 नंबर ये 20 है ना, 7 से 8 नंबर ही आने हैं, इससे ज़्यादा नंबर आपके आने वाले नहीं। अगर आप हवाला जात, कोटेशंस, उसके अंदर अशार, उसके अंदर अहादीस, कोई चीज़ इस तरीके से ऐड नहीं करोगे, जब नहीं करोगे तो आपके नंबर नहीं आने। सो नेक्स्ट आपका ये है आंसर लिखने। कैसे लिखने ये देखो, करामजदी की आप ट्रांसलेशन भी लिख सकते हो, पोइट्री भी ऐड कर सकते हो, कोटेशंस भी ऐड कर सकते हो। किसके अंदर? कोटेशंस के अंदर और तशरीह के अंदर। इसके बाद आपने ये देखना, ये देखो ऊपर लाइन छोड़ी हुई नज़र आ रही है आपको, ऊपर लाइन छोड़ देनी है और नीचे भी एक लाइन है छोड़ देनी है। आप इस तरीके से जब भी हवाला लिखो आप लाइनें छोड़ सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपने आ जाना है, ये देखो मैंने लिखा भी हुआ, यू कैन लीव अ ब्लैंक लाइन अबव एंड बिलो इट। जब भी आप कोई भी चीज़ लिखो, चाहे कोटेशन, चाहे प्रोवर्ब, चाहे पोइट्री, तो आप ऊपर नीचे लाइन छोड़ सकते हो। बहरहाल आप इसको पढ़ सकते हो। सारे डॉक्यूमेंट को मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको वहाँ से आप ले लोगे, सारे बच्चे उसको जो ना ज्वाइन कर लें। इसके बाद डू नॉट इंक्लूड पोइट्री, कोटेशन एक्सेट्रा इन खुलासा ऑफ नज़म। हाँ, नज़म खुलासे में तो ऐड नहीं ना करना, वो तो खुलासा होता है। नसर के खुलासे में भी ऐड नहीं करना हो, तलखीस में भी ऐड नहीं करना, बाकी सारी चीज़ में आपने कोटेशन ऐड करनी, जहाँ जहाँ जो चीज़ आ रही है उसमें कोटेशन ऐड करनी। अब बाकी प्रॉपर लेंथ होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए ये लिख लो। कई बच्चों को नहीं पता, हज़ारों स्टूडेंट्स का, सर जी बता दें क्या कितनी लेंथ होनी चाहिए। बेटा पोएम्स की जब आप तशरीह करोगे 3 से 4 पेजेस होने चाहिए। इसके बाद गज़ल की तशरीह जो है वो 1 से 1.5 पेज की होनी चाहिए, ठीक है। ईद शेर, हर शेर की 1-1 पेज की भी होगी तो 3 पेज, 3 अशार करनी होती तो 3 पेज हो गए, और 1.5 पेज करोगे तो 4.5 पेजेस बनते हैं। सैकोसबाक 8 से 12 लाइन का होना चाहिए। नसर की तशरीह 2 से 3 पेजेस की होनी चाहिए। इसमें हवाले लिखोगे तो पेजेस 2-3 कुछ भी नहीं है, 7 लाइनें एक हवाले ले जानी है। समरी ऑफ लेसन बेटा आलमोस्ट कोई 2.5 पेजेस होने चाहिए आपके, ठीक है। सबक का खुलासा जो होता है उस 4-5 लाइनें ऊपर नीचे हो सकती हैं। समरी ऑफ पोएम जो है 8 से 10 लाइनों की होनी चाहिए, मतलब नज़म का खुलासा जो है ना 8-10 लाइनों का, इससे ज़्यादा ना हो। डायलॉग जो आपका है मुकालमा 2 पेजेस का होना चाहिए। एप्लीकेशन जो है ना आपकी वो 1.5-2 पेजेस, 1-2 पेजेस की होनी चाहिए। तलखीस जो पैराग्राफ दिया होगा उसका तीसरा हिस्सा होती लेंथ होनी चाहिए। ये देखिए इस तरीके से आपने हवाला है, शायर का नाम, नज़म का उन्वान, शेर नंबर 1, ऐसे लाइनें छोड़ छोड़ के बेटा, लाइनें छोड़ छोड़ के लिखना है। आपको पेंटर बनने की ज़रूरत नहीं है, ना आप पेंटर बन सकते हो, आपने बस साफ लिखना। जैसे ये देख लें, मैंने क्यों जानबूझ के ये राइटिंग इसमें एडअप की है, हालांकि बच्चों की इससे अच्छी भी राइटिंग है, मैंने इस वजह से ये ऐड की है कि जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है वो डीमोटिवेट ना हो। तो आपके सामने आप इजीली जो है ना इस तरीके से लिख सकते हो। इसके बाद गुड सीक्वेंस क्या, नंबर 1, सबसे पहले पेपर में आपने टाइम को मैनेज करने के लिए खुलासा लिखना। नज़म का छोटा होता है, 8-10 लाइनों का लिखना होता है, ईजिली हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। उसके बाद तलखीस लिखनी, वो भी थोड़ी सी होती है, आधे पेज से भी कम की होती है, मतलब 7-8 लाइन जो भी होती है। तीसरा पैरा लिखना, तीसरा हिस्सा लिखना होता है पैराग्राफ का, ये भी टाइम कम है। एप्लीकेशन भी टाइम कम है, डायलॉग भी टाइम कम है। नसर की तशरीह उसके बाद टाइम ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। सबक का खुलासा टाइम ज़्यादा है, नज़म का अशार की तशरीह ज़्यादा, गज़ल के अशार की तशरीह। इस तरीके से ये सीक्वेंस सबसे पहले आपने ये करना है, उसके बाद ये उस पेपर में, ताकि आपका टाइम मैनेज हो, ठीक है। तो 8 चीज़ें आपको आप ले सकते हो। जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले, जिसने फाइल लेनी वो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ चले जाए, मेरे नंबर पर रब्ता कर ले, मेरा नंबर भी अपना दिया हुआ। टाइम मैनेजमेंट बेटा बहुत ज़रूरी है। आपने 22 से 25 पेजेस लिखने होते हैं 2-2.5 घंटे में, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनका कम मार्क्स आ रहे होते हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उनका 1 या 2 क्वेश्चन जो है मिस हो जाते हैं। ये देखिए मिस हो जाते हैं उनका 1 या 2 क्वेश्चन। आप इतनी स्पीड अपनी करनी है, इतनी स्पीड करनी है, आपने 2 चीज़ें माइंड में रखनी है, स्पीड भी और क्वालिटी भी। ये ना हो स्पीड बस हो जाना, क्वालिटी उसमें कुछ हो ना, नंबर कम आएंगे आपके। आपने क्या करना है, 6 मिनट के अंदर 1 पेज लिखना है। अ पेज इन 6 मिनट्स यू कैन अटेम्प्ट योर पेपर इन टाइम। सो आपने इस तरीके से करना है कि 6 मिनट्स के अंदर, 6 मिनट्स के अंदर आपका 1 पेज पूरा हो। आइडियल टाइम मैनेजमेंट क्या है ये देख लें। खुलासा सबसे पहले आपने लिखना है, मार्जिन लाइन लगानी है, क्वेश्चन पेपर देखना 3 मिनट लगने हैं। खुलासा ऑफ नज़म 5 मिनट में पूरा करना है। तलखीस 10 मिनट में पूरी करनी है। एप्लीकेशन 12 मिनट में पूरी करनी है। डायलॉग जो आपका रुदाद या नसीहत जो भी 18 मिनट में करनी है, 18 मिनट के अंदर करना है उसको। नसर की तशरीह 20 मिनट में, सबक का खुलासा 20 मिनट में, नसर की तशरीह में सियाक व सबक हर चीज़ मतलब 20 मिनट में आपने ऐड कर देनी है। गज़ल के अशार की तशरीह 30 मिनट में है। उसके बाद आंसर को देखना 2 मिनट। इस तरीके से आपका टाइम भी बच जाएगा, पेपर भी पूरा हो जाएगा। अगर आपने यहाँ किसी एक में गड़बड़ कर दी समझ लो आपका पेपर गया। सो आपने अपनी स्पीड खुद से तेज़ करनी है भाई, ये आपके ऊपर डिपेंड है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो ये आपकी टाइम मैनेजमेंट कौन बता रहा है? पूरे यूट्यूब पे कोई टीचर ऐसा नहीं जो आपको ये चीज़ें बताए।
कितने टाइम में क्या करना है। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। टिप्स हैं कुछ आपके लिए। नंबर 1 टिप क्या है बेटा, बच्चों की सैपली भी आती है उर्दू में, और कम नंबर कम भी आते हैं, 35 40 50 60 62 60 62 तो एवरेज है ना। नंबर 1 क्या है, सबसे कम रीज़न जो है ना उनके जो कॉमन है, वो हर पेज को 7 से 8 मिनट में 9 मिनट में लिख रहे होते हैं, मतलब टाइम ज़्यादा लगा रहे होते हैं। आपने ऐसे नहीं करना, बल्कि आपने अच्छे तरीके से स्पीड के साथ लिखना है और आपका पेपर पूरा हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि पेपर सीरियस लेना ही नहीं, उर्दू का हो जाएगा, कर लेंगे, आसान है, उर्दू लिखनी होती है ना, वो कोटेशन ऐड करते हैं, कुछ भी नहीं करते। हालांकि उन्हें पता है कि 100 नंबर का पेपर 85 का नहीं है। फिजिक्स में उन्होंने लिए होते हैं 80 उर्दू में आगे के ले लेते हैं 60 40 नंबर सीधे सीधे यहाँ 1 से कम हो गए, वहाँ से 5 कम करने से क्या फ़ायदा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, जब आपके उर्दू में 40 नंबर कम होते हैं। जाके चेक कर लो टॉपर्स के नंबर जो पिछले साल जो थे बच्चे, अब सेकंड ईयर में उनसे पूछो फर्स्ट में कितने कितने मार्क्स थे, आपको पता चल जाएगा। प्रैक्टिस नहीं की होती बेटा नंबर 3 पे, एप्लीकेशन की राइटिंग तलखीस की प्रैक्टिस नहीं की होती। उसके बाद टॉपर्स का जो पेपर पैटर्न होता है उसको अपने फॉलो करना है, देखना है अपनी क्लास के अंदर सबसे अच्छी राइटिंग किसकी, उसको देख सकते हो आप लोग। उर्दू ग्रामर बेटा दो उसको टाइम, 1 घंटे में ग्रामर रेडी हो जाती है। 20 नंबर आपके जो ऑब्जेक्टिव के ना इजीली हो जाने, अगर आप ग्रामर को टाइम अच्छे तरीके से दो। आपने लेंथ देख ली, उस लेंथ को टाइम को मैनेज करना है, इंशाल्लाह आपका पेपर भी अच्छा हो जाएगा। लेंथ भी मैंने बता दी है और टाइम भी बता दिया हुआ है, कितने टाइम में वो लेंथ लिखनी है आपने। ऐसी बात है ना, लेंथ भी क्वेश्चन की बताइए और टाइम भी। उर्दू इज इम्पोर्टेंट एज, मतलब जैसे उर्दू इम्पोर्टेंट है बाकी भी इम्पोर्टेंट है। सो इसमें कम से कम बच्चे नंबर लेते हैं क्योंकि इसको समझते हैं आसान है, बल्कि आसान नहीं है भाई, ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, इसको करोगे तो नंबर आने हैं। पेपर प्रेजेंटेशन के लिए ब्लू या मार्कर या दोनों आप यूज कर सकते, ब्लू भी ब्लैक भी, को नो प्रॉब्लम। अब पोइट्स के ऑथर्स के जो पॉपुलर प्रोवर्ब्स हैं, आयात हैं, हदीस हैं, कोटेशन हैं, उन सबको अपने पेपर में लिखना है, अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अच्छे तरीके से शुरू करना है। आप जैसे आपको आती है इक़्तिबास की तशरीह, तो उसमें क्या लिखोगे, आप लिखोगे ज़ेरे तशरीह तलब इक़्तिबास में मुसन्नफ़ बयान करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने फास्ट लिखना है, नीट लिखना है, क्लीन लिखना है। तो इस तरीके से आप अब ये सारी चीज़ें फॉलो करते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल जो भी है आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, अच्छे नंबर लेने हैं। जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो कि सर हमें यहाँ पर बता दें, हमें यहाँ समझ नहीं आ रही। इंशाल्लाह मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप है नीचे दिया हुआ, आप उसको ज्वाइन करें, वहाँ हर चीज़ ऑलरेडी मैं बता रहा होता हूँ, आप उसको ज्वाइन करके रख लें। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरी, दिन रात एक की हुई है। हर बुक का गेस्ट पेपर, हर बुक की पेपर पेज, हर बुक की जो क्या कहते हैं गाइडेंस प्लान्स मैंने अपलोड किए हैं पिछले 2.5-3 माह से, जबकि बच्चों को पेपर हो रहे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सबका सपोर्ट चाहिए, सबकी हेल्प चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। बहरहाल ये 7 चीज़ें थी, मैं आपको बता देता हूँ अगेन, ये 7 चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके बाद अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है उर्दू के लिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, और बेटा हार्ड वर्क करो। इंशाल्लाह आप जो चीज़ मैंने बताई इनको आप करते हो ना, टॉपर 90+ मार्क्स ले लेगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, और एवरेज स्टूडेंट भी 80+ ले लेगा। ठीक है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही मुझसे पूछो। बाकी वीडियोस मैंने उर्दू की अपलोड की हैं, इंशाल्लाह वो भी आप उससे भी आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट ज़रूर करके बताया करो यार मेरी वीडियो कैसी लगती है। अल्लाह हाफिज़।